नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे पिछले वीडियो की ही कंटिन्यूटी का दूसरा वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्फ्लेशन किया था। इन्फ्लेशन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स बच गए थे, उसको हम लोग आज करेंगे। आज हम लोग करेंगे डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन में जो ग्रोथ की रेट होती है उसके हिसाब से क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सारे टर्म्स हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए इन सारे टर्म्स को समझने के लिए, और इसका इफेक्ट क्या होता है उसको भी इसमें हम लोग समझेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं रिफ्लेशन की। प्रत्यवस्थिति। रिफ्लेशन का मतलब है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की स्थिति इतनी कम हो जाती है कि अब वो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। रिफ्लेशन में किसी अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है, तो उसे बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाकर या टैक्स कम करके इन्फ्लेशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसे ही रिफ्लेशन कहते हैं। अगर आप इस वर्ड पर ध्यान देंगे तो री इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन की स्थिति पहले थी, आज नहीं है, अब फिर से इन्फ्लेशन की थोड़ी स्थिति हो जाए, उसके लिए जो एक्शन लिए जाते हैं उसको हम लोग रिफ्लेशन कहते हैं। अब रिफ्लेशन में अगर इस एक जो एनिमेशन इसको देखा जाए तो अभी जो स्थिति है इसमें एकदम छोटी सी बहुत ही कम इन्फ्लेशन का रेट है, 0.1%, नेग्लिजिबल है, 9 के बराबर है। ये बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उनको ल्यूक्रेटिव नहीं दिखेगा, वो स्टॉक्स नहीं रखना चाहेंगे अपने पास, माल के ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो ये जो स्थिति है ये बिजनेस पर्सन के लिए बेहतर नहीं है। तो बिजनेस पर्सन के लिए बेहतर बनाने के लिए सरकार क्या करती है कि इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ाना चाहती है। तो बढ़ाने के लिए उसने मान लीजिए टारगेट रखा 2% का, जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% हो जाए, वो टारगेट रख करके गवर्नमेंट जो है वो काम करना शुरू करी। तो इसमें कौन कौन लोग उसके साथ होंगे, तो एक तो स्वयं गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई, वो आपका ये काम करेगी कि इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़े। अब वो कैसे करेगी, तो उसको करने के लिए उसके पास कुछ मेजर्स हैं, रिफ्लेशन मेजर्स, वो उसका इस्तेमाल करेगी। अब उसमें क्या क्या है, तो उसमें सबसे पहले टैक्स कम करना, तो जो प्रोडक्ट हैं उनकी मांग बढ़े उसके लिए वो टैक्स जो है कम करेंगे। पैसा मार्केट में ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे, पैसे की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो, मांग बढ़े, और मांग बढ़ने के साथ साथ इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा होगी। गवर्नमेंट अपने तरफ से भी खर्चे करेगी, मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाएगी, लोगों को रोजगार मिले, लोगों के पास पैसा पहुंचे, तो वो गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर उस पर करती है। उसके साथ ही जो क्रेडिट है, जो लोग लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करेगी ताकि आसानी से लोग लोन ले सकें। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कुछ 1-2 दशक से लोग लोन पर सामान खरीदने शुरू कर दिए हैं। लोन पर आप फ्रिज, टीवी, छोटे छोटे होम अप्लायंसेस भी खरीद रहे हैं, कार वगैरह तो खरीद ही रहे हैं, घर तो खरीद ही रहे हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग इस बात के लिए थोड़ा ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि लोन पर कोई प्रोडक्ट खरीद लिया जाए। तो ये सारे मेजर्स जो हैं मिलकर के रिफ्लेशन की स्थिति बनाते हैं। अब देखते हैं अगला जो हमारा है स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी। मतलब इन्फ्लेशन की वजह से अगर मंदी की स्थिति पैदा हो जाए किसी इकोनॉमी के अंदर, तो उस स्थिति को हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यहाँ अर्थव्यवस्था की ऐसी अवस्था जिसमें इन्फ्लेशन के साथ साथ रिसेशन भी हो, और ऐसी स्थिति लंबी अवधि तक अगर बनी रहती है जिससे बेरोजगारी बढ़ने लगती है, साथ ही डिमांड घटने लगती है, तो इसे हम लोग स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज में 1970s के दशक में देखा है। तो ये जो स्थिति है स्टैगफ्लेशन की हो गई। इसको अगर आप समझना चाहें तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को देख करके। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन होगा, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है, साथ ही ग्रोथ नहीं है, जीडीपी का जो रेट है वो बहुत ही लो हो गया है। अब जीडीपी का रेट हाई मैंने लो होने के साथ साथ लोगों की नौकरी जा रही है, नए रोजगार सृजित नहीं होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा।
अब जो गवर्नमेंट है यहाँ पे फेल्योर हो रही है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत पुअर हो गया है अपने पॉलिसीज का, तो उस कंडीशन में भी आपको ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति दिखेगी। रिसेशन जो है, अब चूंकि सब तरफ नेगेटिविटी है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जीडीपी घट रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में धीरे धीरे पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही रिसेशन की, मंदी की स्थिति में आ जाएगी। तो इस तरह से आप स्टैगफ्लेशन को समझें। अब लेते हैं डिफ्लेशन को। डिफ्लेशन जब वस्तु और सेवाओं की जो कीमत है वो गिरने लगती है, निगेटिव हो जाती है, और जो डिफ्लेशन जो है उसमें निगेटिव इन्फ्लेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो उसमें जो है कीमतें पूर्ण निगेटिव में चली जाती है, मतलब पिछले साल जो चीज़ 100 रुपए की मिली थी वो इस साल अगर 95 रुपए की मिल रही है तो ये निगेटिव इन्फ्लेशन या कहें डिफ्लेशन की स्थिति है। एक चार्ट की मदद से इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये डिफ्लेशन का 2 डिप्स इसमें आपको दिख रहा है। डिफ्लेशन जो है ये आपको दिखाया गया है 1920s और 30s में यूके का जो डिफ्लेशन जो है वो उसको दिखाया गया है। इन्फ्लेशन रेट 0 से भी नीचे चला गया है, ऑलमोस्ट 15% तक नीचे चला गया है। ये 23 में 1923 की स्थिति को दिखा रहा है। और उसके बाद 30s 31 जो है वहां पर भी आप देख रहे हैं डीप है -5% का, तो वहां पर भी चीजें जो है पहले के तुलना में सस्ती हो गई। ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जिसका माल पड़ा होगा उसके गोदाम में और उसकी कीमत रखे रखे घट गई होगी तो उसको लॉस हो गया होगा। तो इस तरीके से डिफ्लेशन की स्थिति जो है ये ग्रोथ के लिए बेहतर नहीं होती है। इसीलिए इन्फ्लेशन 3% के आसपास हमारा आरबीआई जो है वो सोचता है कि हमारे देश के अंदर 3% के आसपास इन्फ्लेशन बना है। यहाँ पे आप देखेंगे डिसइन्फ्लेशन की स्थिति। डिसइन्फ्लेशन अवस्थिति, इन्फ्लेशन की दर में कुछ समय के लिए कमी आना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन की दर में कुछ समय के लिए कमी आना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा यही डिसइन्फ्लेशन तो ये पहुंच जाएगा डिफ्लेशन की स्थिति में, निगेटिव इन्फ्लेशन की स्थिति में। लेकिन यहाँ पे अभी निगेटिव इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन के जो रेट हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं, तो इसको हम लोग डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। एक चार्ट की मदद से इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देखें ये चार्ट जो है डिसइन्फ्लेशन पिछला वाला चार्ट ही है। इसमें अगर आप देखें तो 17 में 25% का इन्फ्लेशन है, वहां से वो डीप होना शुरू हुआ है और 1921 मतलब अगले 4 सालों में वो ऑलमोस्ट जो है वो 0 हो गया है। तो ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो था वो डाउन 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 चल रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था इन्फ्लेशन। अब नीचे की तरफ इन्फ्लेशन आते हुए आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री के आसपास 0% के आसपास पहुंच गया है। उसके बाद डिफ्लेशन की स्थिति बन रही है। यहाँ पे आप देखें ये डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन की स्थिति को दिखाने के लिए एक चार्ट यहाँ पे है। ये दोनों ही हिसाब से हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो डब्ल्यूपीआई जो है वो आप ध्यान से देखें तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उस समय पहले डब्ल्यूपीआई ही ज़्यादा इन्फ्लेशन रख रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो थोड़ा कम उस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जब डिसइन्फ्लेशन की स्थिति आ रही है, मतलब अगर मार्च के बाद आप देखें तो अप्रैल में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का गैप जो है वो घट गया है। उसी तरीके से आप मई में देखें तो ये लगभग बराबर हो गए हैं दोनों, और जून में आते आते कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ज़्यादा हो गया डब्ल्यूपीआई के जगह पर। लेकिन अभी निगेटिव में स्थिति नहीं गई है, तो इसलिए चार्ट जो है डिफ्लेशन को नहीं बल्कि डिसइन्फ्लेशन को डिनोट करता है। तो अप्रैल में जून जो है ये डिसइन्फ्लेशन का टाइम है। इसके बाद फिर से जुलाई में आप देखेंगे रेट्स जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। अगला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, मतलब सांप या कोई भी जो रेप्टिलियंस हैं, सरीसृप वर्ग के जीव हैं, वो जो चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेंगना। आप देख रहे हो छिपकली घर में देखे होंगे, वो भी उस तरह से ही चलती है, तो उसके चलने के तरीके को हम लोग रेंगना क्रीपिंग बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे। तो जब कीमतें धीरे धीरे लेकिन लगातार
बढ़ती रहती है, तो उस स्थिति को हम लोग क्रीपिंग बोलते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन की स्थिति बोलते हैं। ये 2 से 5% के बीच में हो सकता है, मतलब कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बेतहाशा नहीं बढ़ रही हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। अगला है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता है, चेक नहीं किया जाता है लंबे समय तक, वो फ्रीली मूव करते रहता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है, तो वो धीरे धीरे 10% एवं चला जाता है, 10% से भी ज़्यादा 2 डिजिट से ऊपर अगर चला जाता है तो उस स्थिति को हम लोग फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसमें वो 20%, 50%, 100%, 200% तक हो सकता है। तो ये बड़ी ही तेज गति से अब बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन एकदम से हाई स्पीड नहीं हुई है, लेकिन अब ये लगभग कंट्रोल से बाहर निकलने वाला है। अभी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, अगर इसमें कंट्रोल ना किया जाए तो यही स्थिति फिर हाइपर इन्फ्लेशन की हो जाती है। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन में 2 to 3 डिजिट के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन का फंक्शन चलता रहता है, लेकिन ऐसे ही धीरे से अगर कंट्रोल ना किया जाए तो फिर ये कंट्रोल से बाहर भी हो जाता है। इस चार्ट की मदद से आप देख सकते हैं कि क्रीपिंग जो है वो सबसे पहले जो है आपको रेट्स दिख रहे हैं कि 5 से लेकर के 25 साल तक, मतलब 20 सालों में जो रेट है वो 10 का जो है 50 हुआ है, मतलब 5 टाइम्स हो गया है, 50 का ग्रोथ हुआ है। अब यही अगर हम देखें आगे 25 साल से 35 साल, 10 साल के अंदर, तो ये भी 50 का ही, मतलब पहले 20 साल में जो 50 गेन हुआ था वो अगले 10 साल में ही, मतलब अब डबल इन्फ्लेशन हो गया है। तो इसको वॉकिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। थोड़ा और तेज हुआ, 5 साल में ही वो चीज़ जो है 50 जो है पहले जो 20 साल में अचीव हुई थी, जो रेट बढ़े थे वो 5 साल में ही बढ़ गए, मतलब 20% के आसपास जो है वो तेजी हो गई है। तो इसको हम लोग रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और अगला जो है ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे 2-2.5 साल के अंदर ही वो चीज़ हो गई जो पहले 20 साल में होती थी। रेट जो 20 साल में बढ़े थे और 2-2.5 साल में बढ़े थे, तो ये बहुत ही तेज गति जो है बढ़ने की हो गई इन्फ्लेशन की, तो इसको हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अगला हमारे पास है हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति, बहुत जरूरत से ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन दर की अवस्था को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें इन्फ्लेशन की दर सालाना 4 अंक से भी ऊपर, लाखों या अरबों में भी हो सकती है। ऐसा जर्मनी में 1920 में, और अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे में हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले जिम्बाब्वे की स्थिति ऐसी ही थी, तो जिम्बाब्वे में भी इस तरह की स्थिति बनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है जिम्बाब्वे के लिए। अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हाइपर इन्फ्लेशन में रेट्स जो है वो बढ़ रहे थे, आप देखेंगे 1980 से लेकर के 2001 तक वो लगभग कंट्रोल में है या गैलोपिंग स्टेज में है। वहाँ पे उसको चेक न किया गया हो या जो मेजर्स लिए गए हों वो पर्याप्त न हुए हों, उनका इफेक्ट न पड़ा हो। और अगर उसके बाद आप देखें 2001 के बाद जब देखें तो एकाएक वो बढ़ना शुरू होती है और थोड़ा डीप 2003 में आता है, 2003 से 2004 में। लेकिन उसके बाद जो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो आप देखेंगे जो पीक है वहाँ पे ये डेली इन्फ्लेशन 98% का है, मतलब लगभग 100% का है। मतलब जो आज चीज़ आपने खरीदी 100 रुपये में, कल अगर वही चीज़ जा करके आप खरीदने जाएं तो वो 200 रुपये की मिले, 198 रुपये की मिले, तो सोचिए क्या स्थिति होगी। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति को बताता है। बहुत तेज गति से जब मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारे टर्म्स समझे हैं, जिसमें डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रीफ्लेशन, जो इन्फ्लेशन की बढ़ने की गति है उसके हिसाब से क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे टर्म्स बेहतर समझ में आए होंगे। अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो आपको, आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको इस तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे। धन्यवाद।